नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले कक्षाओं में हमने अध्याय 4 के अंतर्गत परमाणु की संरचना, कक्षा 9 में अध्याय 4 के अंतर्गत परमाणु की संरचना का अध्ययन किया था। आज के क्लास में हम लोग परमाणु की संरचना पाठ के अंतर्गत दिए गए प्रश्न और उनके उत्तर को देखेंगे। तो एक एक करके आप देखिए, पाठ के अंतर्गत आए हुए प्रश्न हैं ये सब। आप देखिए, पहला प्रश्न है कैनाल किरणें क्या हैं। तो बच्चों, जब एक ग्लास ट्यूब में उसे वैक्यूम पंप के द्वारा हवा निकाल दी जाती है और उसमें 2 धातु के पत्थर लगा दिए जाते हैं और उन्हें बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, तो धनात्मक टर्मिनल से जो धातु के पत्थर को या धातु के गोल डिस्क को कनेक्ट करते हैं उसे एनोड करते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। और जो ऋणात्मक टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। अब बच्चों, जब इस ग्लास ट्यूब में हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो एनोड से कुछ किरणें निकलती हैं। देखिए कि कैनाल किरणें धनावेशित विकिरण है जो वोल्टेज देने पर एनोड से कैथोड की ओर जाती है। अर्थात हाई वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं तो यह किरणें एनोड से निकलकर कैथोड की ओर जाती है और इन किरणों में प्रोटॉन नामक धनावेशित कणों का समावेश होता है। तो बच्चों, कैनाल किरणें वैसी किरणें हैं जो एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जाती हैं और इन किरणों में प्रोटॉन नामक धनावेशित कणों का समावेश होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। यहाँ पर बच्चों एक बात और ध्यान देने की बात है, जब परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न लिखने के साथ साथ आप यदि छोटा सा उसका चित्र भी बनाकर समझाने की कोशिश करते हैं तो यह आपकी समझ को और विकसित करता है और आपके उत्तर लिखने के ढंग को भी बहुत ही अच्छा कर देता है। सुंदर ढंग से आप उत्तर लिख पाते हैं और इस प्रकार से आप उन प्रश्नों में अच्छे नंबर ला सकते हैं परीक्षा में। तो इस प्रकार से आप पूरी तरह से उत्तर देने की कोशिश करें। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं। पूछा जा रहा है कि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है तो इसमें क्या आवेश होगा। तो बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ते समय देखा कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण तथा एक प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। अब जब दोनों कणों का आवेश बराबर है, इसलिए किसी भी परमाणु में यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो उन पर कुल आवेश 0 हो जाएगा, अर्थात वह परमाणु उदासीन हो जाएगा। जितना उस पर धनात्मक आवेश था उतना में ही उस पर ऋणात्मक आवेश होगा। इस प्रकार यह परमाणु उदासीन परमाणु हो जाएगा। सामान्यतः परमाणु उदासीन होते हैं। जैसे आप किसी भी तत्व के परमाणु देखिए तो वह उदासीन होता है, अर्थात उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश है और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश है और बराबर की संख्या में ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश होंगे, अर्थात बराबर की संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, तो आप याद रखिए बच्चों, वैसा परमाणु हमेशा विद्युत उदासीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है
कि परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को टॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो टॉमसन का मॉडल क्या कहा था? टॉमसन का मॉडल तरबूज मॉडल था, यानी कि टॉमसन के मॉडल के आधार पर परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है। जैसे कि तरबूज जो है वह धन आवेशित गोला के समान उन्होंने उसको मान लिया था, और तरबूज के बीज जिस प्रकार से तरबूज के अंदर धंसे हुए रहते हैं, उसी तरह से उन्होंने भी कहा था कि परमाणु जो है धन आवेशित गोले के समान है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और उसमें धंसे हुए हैं। इस प्रकार से ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसीलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। आगे प्रश्न देखिए, आप किताब के पाठ के अंतर्गत ये सब प्रश्न आपको दिए गए हैं और मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ उन प्रश्नों को समझने में। आप पढ़िए और खुद से भी इन प्रश्नों के जवाब आप दे सकते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है? अपरमाणु कण किसे कहते हैं बच्चों? परमाणु से भी जो छोटा कण है उसे हम लोग अपरमाणु कण कहते हैं। और एक परमाणु में मुख्यतः 3 अपरमाणु कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जैसा कि आपने परमाणु की संरचना में देखा कि परमाणु के नाभिक में 2 अपरमाणु कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। इसलिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन कण विद्यमान है। अब चूंकि प्रोटॉन रदरफोर्ड ने जिस समय एक्सपेरिमेंट किया था उस समय लोगों को यह बात नहीं मालूम थी कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। इसलिए रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में सिर्फ परमाणु और रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की चर्चा की और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में मौजूद रहता है। बच्चों आगे बढ़ते हैं और 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाने के लिए आपसे कहा गया है। बच्चों जो चित्र बनाने वाली प्रश्न आते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है, जहाँ तक हो सके चित्र हमें हमेशा पेंसिल से बनानी चाहिए, क्योंकि अगर गलती होगा तो सुधार की गुंजाइश है, और अगर नहीं रहे तब पेन से बनाइए, लेकिन जहाँ तक संभव हो पेंसिल से बनाइए और सुंदर और स्पष्ट चित्र बनाइए। और चित्र बनाने के साथ साथ उसमें लिखिए कि आपने क्या चित्र बनाया है और उस चित्र को इंगित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। तो अब बोर ने परमाणु मॉडल दिया, उनका यह कहना था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर, लेकिन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं और ये कक्षाएं परमाणु के नाभिक से एक निश्चित दूरी पर होती हैं। और जब इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा दिया जाता है तब वह इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा से उच्च कक्षाओं में चले जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा का ह्रास होता है तो वह उच्च कक्षाओं से निचली कक्षाओं में आते हैं। इन सब बातों की चर्चा मैंने पढ़ाते समय आपको किया था। तो आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार से 3 कक्षा बनाना है। तो बीच में आप एक नाभिक बनाएंगे और उसके चारों तरफ फिर 3 कक्षा गोलाकार 3 अलग अलग कक्षाओं का आप चित्र बनाएंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आप देखिए उसको कि बीच में नाभिक है और नाभिक के थोड़ी दूर पर पहली कक्षा है जिसको कि कक्ष के से नाम दिया गया है, दूसरी कक्षा है L और तीसरी कक्षा है M, और यहाँ पर N जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दर्शाता है। क्वांटम नंबर आप आगे की और कक्षाओं में पढ़ेंगे, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान देने की अभी आवश्यकता नहीं है। आप ये समझिए कि पहली कक्षा K है, दूसरी कक्षा L है और तीसरी कक्षा M है।
और n का वैल्यू पहली कक्षा के लिए 1 होगा, दूसरी कक्षा के लिए 2 और तीसरी कक्षा के लिए 3। इस प्रकार से आप चित्र बहुत ही आसानी से बना सकते हैं बोर के परमाणु मॉडल का। उसके अनुसार 3 अलग अलग कक्षाओं K, L और M का चित्र आप बनाएंगे। अगला प्रश्न, क्या अल्फा कणों का प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा? देखिए, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का प्रकीर्णन का प्रयोग किया और इसमें उन्होंने सोने की बहुत ही पतली पत्थर ली थी। पतली पत्थर लेने के पीछे उनका उद्देश्य था कि परमाणुओं की एक परत हमें मिल सके, जिसमें कि परमाणु एक बहुत ही पतले छोटे और सिंगल परत में व्यवस्थित हो। परंतु उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए उन्होंने जहाँ तक हो सकता था पतला पत्थर लेने का काम किया। और उस समय ज्ञात धातुओं में सोना एक ऐसी लचीली धातु थी जिसके कि पतले से पतले पत्थर बनाए जा सकते थे। और उन्होंने सोने की जो पन्नी ली थी वह पन्नी भी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। यानी कि यदि अल्फा कणों का प्रकीर्णन सोने जैसी पतली पन्नी से करने पर तेज गति से चल रहे कण सीधे निकल गए थे, और यह सोने की पतली पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी है। अब चूंकि अन्य धातु सोने के अपेक्षाकृत कम लचीला होता है, इस कारण सोने के पतली पन्नी इतना दूसरे अन्य धातुओं की पतली पन्नी बनाना संभव नहीं है। अतः अन्य धातुओं से अल्फा कणों का प्रकीर्णन संभव नहीं। यदि हमें भविष्य में ऐसे तत्व ज्ञात हो जाएं जिनकी सोने से भी पतली परत बनाई जा सकती है, वैसे धातु प्राप्त हो जो सोने से भी अधिक लचीला हो और उसके पतले परत बनाए जाएं, तो उनसे फिर अल्फा कणों का प्रकीर्णन हो पाएगा। परमाणु के 3 अवपरमाणु कणों के नाम लिखिए। अभी आपको समझाया मैंने बच्चों कि अवपरमाणु कण परमाणुओं से भी छोटे होते हैं, परमाणु के अंदर मौजूद होते हैं, और किसी भी परमाणु के अंदर 3 अवपरमाणु कण मौजूद होते हैं, और ये अवपरमाणु कण हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। आगे बढ़ते हुए प्रश्नों को देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और आसानी से आप भी मेरे साथ साथ इन प्रश्नों के जवाब आपको भी आ रहे होंगे। आप अपने से खुद से भी करने की कोशिश कीजिए। अगर आप पाठ सही तरीके से पढ़े हैं तो इन प्रश्नों के जवाब आप भी आसानी से दे सकते हैं। हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U है। U यहाँ पर यूनिट है, जिसे कि एटॉमिक मास यूनिट AMU परमाणु द्रव्यमान का शॉर्ट फॉर्म है, 4U है, और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। अब आपको बताना है इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान उसके नाभिक में मौजूद अवपरमाणु की भार के बराबर होता है। तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4U है, और परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। तो अब आसानी से हम लोग लिख सकते हैं हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या हमें निकालनी है, और प्रोटॉनों की संख्या पता है कि हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। इस प्रकार से हम जब 4 में से 2 घटाते हैं तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या 2 प्राप्त होती है। अतः
हीलियम परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है। इसी विधि से आप किसी भी परमाणु में उसके नाभिक में कितने न्यूट्रॉन हैं यह पता कर सकते हैं यदि आपको उसका परमाणु द्रव्यमान दिया गया हो। आइए कार्बन और सोडियम के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन वितरण अर्थात कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इनको दर्शाना है। तो कार्बन के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 6 है। अब कार्बन के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन वितरण कुछ इस प्रकार से होगा। पहले कक्ष जिसको कि K कोष कहते हैं, इस पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी और दूसरे कक्ष L में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6 में से 2 चला गया तो बचा 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार से कार्बन का जब इलेक्ट्रॉन वितरण लिखते हैं तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से सोडियम के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 11 है और सोडियम के परमाणु का इलेक्ट्रॉन वितरण भी कुछ इसी प्रकार से होगा। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जैसा कि हर एक में जानते हैं कि पहले कक्ष में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं और दूसरे कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो दूसरे कक्ष में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। अब देखते हैं तीसरे कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं, परंतु सोडियम में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है और हमने इसके पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रख दिया है। अब बचे हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या मात्र 1 है, इसलिए इसके तीसरे कक्ष में सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? बच्चों, आप जैसा कि जान रहे हैं कि पहली कक्षा K में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है और 2 में ही वह भर जाता है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह पहली कक्षा में नहीं एडजस्ट होंगे, पहली कक्षा में नहीं रहेंगे। पहली कक्षा में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और अगली कक्षा में अगले इलेक्ट्रॉन को जाना होगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि किसी भी परमाणु का K कोष और L कोष भरा हुआ है, अर्थात K कोष में अधिकतम 2 तथा L कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब चूंकि ये दोनों कोष भरे हैं, इसलिए इस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 2 + 8 = 10, यानी कि कुल परमाणु की संख्या, इस परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगी। इस प्रकार से आसान से प्रश्न आपके पाठ के अंतर्गत दिए गए हैं। आपकी समझ को विकसित करने के लिए आप जो भी पढ़ रहे हैं उससे क्या सीख रहे हैं, इसको जानने के लिए ऐसे प्रश्न आपके पाठ के अंतर्गत दिए गए हैं। विज्ञान विषय में अगर आप वस्तु की परख और उसके थ्योरी को नहीं समझते हैं तो वह आपसे प्रश्न फिर समझ में आपको नहीं आएगा। अगर आप प्रश्न के विषय वस्तु को समझते हैं, उसकी थ्योरी को अच्छे तरीके से समझते हैं, तो ये प्रश्न आपको बहुत ही आसान लगेंगे। इसलिए विज्ञान में विषय वस्तु को समझने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे? संयोजकता क्या होती है? सबसे पहले बच्चों इसको समझते हैं कि यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम या बराबर होती है, ध्यान देना है बच्चों, कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 या 4 के बराबर
या उससे कम होती है तो वह उसकी संयोजकता बाह्यतम कोष के उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो जाती है। जैसे कार्बन में, जिसका कि कार्बन के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, तो उसके पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो यहाँ पर कार्बन की संयोजकता 4 हो जाएगी। सोडियम का भी हमने देखा, सोडियम के बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 है। तो सबसे बाहर वाला कोष जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सोडियम की संयोजकता 1 हो जाती है। तो संयोजकता कैसे निकालते हैं कि बाह्यतम कोष में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 के बराबर या उससे कम है तो वही उस तत्व के परमाणु की संयोजकता हो जाएगी। परंतु यदि किसी तत्व के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज़्यादा है, तब हम उस तत्व की संयोजकता निकालने के लिए उसे 8 में से घटाते हैं। अब 8 में से ही क्यों घटाते हैं? क्योंकि बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2, 8, पहले कक्ष में 8, पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे में 18, इस प्रकार से अलग अलग है। तो हम संयोजकता निकालने के लिए 8 में से उसे घटाते हैं। अब मान लीजिए कि नाइट्रोजन की संयोजकता निकालनी है, तो नाइट्रोजन का एक परमाणु में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे कक्ष में कितने होंगे? दूसरे कक्ष में 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पर बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से बड़ा हो गया। इस स्थिति में हमें 8 में से 5 को घटाना होगा और 8 में से 5 घटाते हैं तो आता है 3, इसलिए नाइट्रोजन की संयोजकता 3 हो जाएगी। उसी प्रकार से ऑक्सीजन की संयोजकता देखते हैं, तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 6 नहीं होगी। ऑक्सीजन की संयोजकता निकालने के लिए हमें 8 में से 6 घटाना होगा और इसकी संयोजकता 8 - 6 बराबर 2 होगी। तो संयोजकता निकालने में सावधानी बरतनी है बच्चों। ध्यान देना है कि किस प्रकार से बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 से कम है या 4 से ज़्यादा है। अगर 4 के बराबर हैं तो वही हो जाएगी, 4 से कम है तो वही हो जाएगा, 4 से ज़्यादा है तो 8 में से घटाकर जो बचेगा वह उसकी संयोजकता हो जाएगी। मोटा मोटी इस प्रकार से आप लोग किसी भी परमाणु के संयोजकता को आप निकाल सकते हैं। आइए बच्चों, हम क्लोरीन का संयोजकता निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 हो गई, अर्थात इसमें 17 प्रोटॉन होंगे और 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इन इलेक्ट्रॉनों का वितरण हमें करना है, तो इलेक्ट्रॉन का वितरण पहली कक्ष यानी कि K में 2, L में 8 और M में 7। अब चूंकि क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए अष्टक पूर्ण करने के लिए यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ताकि निकटतम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सके। इसलिए इसकी संयोजकता निकालने के लिए हमें 8 - 7 करना होगा, क्योंकि अभी आपको बताया मैंने कि अगर 4 से ज़्यादा है तो उसे 8 में से घटाते हैं। तो यहाँ में से 8 में से 7 घटा के 1 आया, इसलिए क्लोरीन की संयोजकता 1 है। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा, सर 8 में से ही क्यों घटाते हैं? क्योंकि प्रत्येक परमाणु जो है अष्टक पूर्ण करना चाहता है और अष्टक पूर्ण करके वह स्टेबल हो जाता है। इसलिए स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए, स्टेबिलिटी में आने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए वह अपने बाह्यतम को उसमें 8 इलेक्ट्रॉन
करना चाहता है और इसी 8 इलेक्ट्रॉन करने की चाहत में वह एक दूसरे से साझेदारी करता है, ट्रांसफ़र करता है, आदान प्रदान करता है और इस आदान प्रदान को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के रूप में देखते हैं। तो क्लोरीन की यहाँ पर संयोजकता 8 - 7 = 1, अर्थात क्लोरीन की संयोजकता 1 हो जाएगी। अगला जो तत्व आपको दिया गया है वह सल्फर है। सल्फर के परमाणु की संयोजकता आपको ज्ञात करनी है। तो सल्फर की परमाणु संख्या 16, अर्थात इसमें 16 इलेक्ट्रॉन होंगे और 16 प्रोटॉन भी होंगे। अब हमें चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल चुकी है, इसलिए इसका वितरण हम देखते हैं KLM, यानी पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6। अब इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, जो कि 4 से ज़्यादा है और अष्टक पूर्ण करना है इसे, इसलिए इसे 8 में से 6 जब घटाते हैं तो आता है 2, यानी कि सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अष्टक पूर्ण करेगा और इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता हमें निकालनी है। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, या अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12, प्रोटॉनों की संख्या भी 12। अब इलेक्ट्रॉनों का वितरण कुछ इस प्रकार से होगा, पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे कक्ष में 2, तीसरा कक्ष बाह्यतम कक्ष है और चूंकि बाह्यतम कक्ष में यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम है, इसलिए मैग्नीशियम की संयोजकता 2 हो जाएगी और इस प्रकार मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर अपना अष्टक पूर्ण कर लेंगे। इसलिए मैग्नीशियम की संयोजकता यहाँ 2 हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब परमाणु की परमाणु संख्या क्या है और परमाणु का आवेश क्या है? बच्चों देखिए, किसी भी परमाणु के नाभिक में नाभिक में प्रोटॉन रहेंगे और न्यूट्रॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु संख्या, इसलिए यहाँ पर परमाणु की परमाणु संख्या 8 हो जाएगी। दिए गए परमाणु की परमाणु संख्या 8 हो जाएगी और इसको इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या 8 है, अर्थात इस पर कुल धन आवेशित चार्ज 8 और कुल ऋण आवेशित चार्ज भी 8 होगा। इसलिए इस पर नेट आवेश 0 हो जाएगा, अतः परमाणु पर कोई आवेश नहीं होगा और ऐसे परमाणु उदासीन कहलाएंगे। सारणी 4.1 की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु के द्रव्यमान की संख्या ज्ञात करना है। सारणी 4.1 आपको किताब में दिया गया है। यहाँ से आपको ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या निकालना है। तो हम जैसा कि जानते हैं, द्रव्यमान संख्या किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में उपस्थित अपरमाणु कणों यानी कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो ऑक्सीजन के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों 8-8 है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या 8 + 8 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगी। उसी प्रकार से सल्फर की द्रव्यमान संख्या भी हमें निकालनी है। तो सल्फर के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या 16 और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 16, तो 16 + 16 जोड़ दिए 32 आया, इसलिए सल्फर की द्रव्यमान संख्या 32 होगी। चिन्ह H, D और T के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अवपरमाणु कणों को सारणीबद्ध कीजिए। बच्चों यहाँ पर H फॉर हाइड्रोजन है, D फॉर ड्यूटेरियम है और T फॉर ट्राइसियम है। ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रोटियम, जिसका कि संकेत H से दिया गया है और इसमें 1 प्रोटॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं।
ड्यूटेरियम, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होगी और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 1 होगी। ट्राइशियम, जिसको कि T से सूचित किया जाता है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1, परंतु इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाती है और न्यूट्रॉनों की संख्या 1 होती है। इस प्रकार से ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, परंतु आप देखिए कि तीनों में प्रोटॉन की संख्या तो समान है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। प्रोटियम में 1 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं होगा। ड्यूटेरियम में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो होगा ही। ट्राइशियम में भी 1 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 1 न्यूट्रॉन होगा। आगे बढ़िए और अगला प्रश्न है, समस्थानिक और समभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। सबसे पहले बच्चों समस्थानिक किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम आसानी से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख पाएंगे। समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, परंतु परमाणु संख्या समान होती है। अब चूंकि परमाणु संख्या समान है, अर्थात उनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी समान होगी, और प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, और अगर ये उदासीन है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होगी, इसलिए इनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी। तो द्रव्यमान संख्या भिन्न, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होने के कारण हो जाती है। तो द्रव्यमान संख्या भिन्न परंतु परमाणु संख्या समान, तो ऐसे परमाणुओं को हम लोग समस्थानिक कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए कार्बन के 2 समस्थानिक हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन में 12 में द्रव्यमान संख्या 12 है और इलेक्ट्रॉन संख्या 6 है, और कार्बन 14 में इलेक्ट्रॉन संख्या 6 परंतु उनका द्रव्यमान संख्या 14 है। तो कार्बन 12 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखेंगे तो देखेंगे इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 4। कार्बन 14 में भी देखेंगे तो यहाँ पर पुनः देखेंगे कि इसमें भी सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके भी पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 4। अर्थात समस्थानिकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहेगा, क्योंकि समस्थानिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। समभारिक किसे कहते हैं? अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। अब चूंकि परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो जाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न हो जाएगी, और इस प्रकार से उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी भिन्न भिन्न हो जाता है। आइए देखते हैं। 2 समभारिक, यहाँ पर एक कैल्शियम और आर्गन लेते हैं। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 होती है, तो इसका वितरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे कक्ष में 8 और चौथे कक्ष में 2, तो 2 8 8 2 ये मिलके 20 हो गए। आर्गन, इसकी भी परमाणु संख्या 18 है लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान 40 है, यानी कि यह समभारिक है, परमाणु द्रव्यमान बराबर है, परमाणु संख्या भिन्न है, इसका 18 है, तो इसके पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में भी 8 हो जाएंगे। इस प्रकार इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 हो जाएगी। तो उम्मीद है बच्चों कि आप पाठ के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझे हैं। इनका अभ्यास कीजिए। जो वीडियो पहले बनाए गए हैं, इन अभ्यास में विषय को समझाने के लिए उनका आप बार बार उसको देखिए, पढ़िए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। विज्ञान आपको आसान लगने लगेगा, और इस प्रकार अगर आप विषय वस्तु को समझते हैं तो विज्ञान एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान विषय है। उम्मीद करते हैं आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। आप उसको समझिए और मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।